गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। बिकॉज मैंने गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग तीनों चीजें क्यों बोली? बिकॉज आई नीड कि जो बच्चा जिस समय पे बैठा है उन्हें मैंने उस तरीके से विश कर दिया। ओके, सो नाउ माई सेल्फ प्रियंका आदित्य एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इकोनॉमिक्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड. Fine. So today's chapter is, today we are going to cover national income. See, today we are going to cover नेशनल इनकम. आज हम लोग कवर करने वाले हैं नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के कई सारे पार्ट्स हैं. उसके अंदर कुछ एग्रीगेट्स होते हैं. नेशनल इनकम का हमारा जो थर्ड चैप्टर है विच इज रिलेटेड एग्रीगेट्स. तो आज हम लोग कवर करेंगे रिलेटेड एग्रीगेट्स. और जैसे ही एग्रीगेट्स हमारा फिनिश हो जाएगा उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम के मेन 3 मेथड्स. ओके, सो बिफोर गोइंग अहेड वी शुड नो दैट व्हाट इज नेशनल इनकम. बाकी का आगे स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम है क्या, क्योंकि वही तो हमारा मेन चैप्टर है. अब अगर बात की जाए कि नेशनल इनकम बोर्ड एग्जाम्स में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, तो बोर्ड एग्जाम्स में नेशनल इनकम से टोटल आते हैं 12 मार्क्स के क्वेश्चन. पूरे 12 मार्क्स का वेटेज रखता है. अब नेशनल इनकम के अंदर 4 चैप्टर्स कवर हो जाते हैं हमारे यूनिट 1 में. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट सेकंड से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. थ्योरी आती है ज्यादातर. सर्कुलर फ्लो का जो चार्ट है वो पूछा जाता है. थर्ड चैप्टर से उसके जो रिलेटेड एग्रीगेट्स है, एक्चुअली जो चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं दैट इज आवर थर्ड चैप्टर. वो थर्ड चैप्टर आज हम लोग कवर करेंगे. ओके, तो अब उसके अंदर हम लोग सारे एग्रीगेट्स रीड करेंगे. बिकॉज नेशनल इनकम को पढ़ने के लिए वी शुड नो दैट व्हाट इज द एग्रीगेट्स. और जब तक वो एग्रीगेट्स हमें नहीं आएंगे ना, वी कांट सॉल्व दिस नेशनल इनकम, है ना. तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट तो अच्छे से समझ आ गया होगा. हम दोनों का, मेरा और आप लोगों का, हम सबका मींस इंट्रोडक्शन भी हो गया. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. नेशनल इनकम. So what is national income? National income is total amount of goods and services produced within the nation during a given period. Given period in the sense पूरे एक साल का कैलकुलेट किया जाता है नेशनल इनकम. इट मीन्स कि पूरे एक साल में हमारे देश ने कितना प्रोडक्शन किया, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, और उस सबको कैलकुलेट करके हमें नेशनल इनकम निकाला जाता है. दिस इज अ मीनिंग. ओके, Now it is the total of factor income. ये क्या होता है? सारे जो फैक्टर इनकम्स होते हैं उन सबको ऐड किया जाता है. Now you may are thinking कि भाई what is factor income, कि मैम फैक्टर इनकम क्या होता है? तो फैक्टर इनकम मीन्स if you are doing the factor production, आप कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसके बदले में आपको जो इनकम मिल रही है दैट इनकम इज नोन एज फैक्टर इनकम. ओके, अब फैक्टर इनकम क्या हो रहा है? जैसे कि कहीं पे कोई लेबर वर्क कर रहा है एंड दैट लेबर इज गेटिंग वेजेस मिल रहा है. आपने कोई लोन लिया है, लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो हो गया. फिर रेंट, प्रॉफिट, या फिर कोई प्रोडक्शन के ऊपर आपको पैसा मिल रहा है. तो ये सारी चीजें ऐड करके हम लोग निकालते हैं फैक्टर इनकम, और उसी फैक्टर इनकम से हमें मिलती है नेशनल इनकम. फाइन. नाउ नेशनल इनकम क्या था वो हमने देख लिया. उसके जो मीनिंग था वो हमने देख लिया कि भाई नेशनल इनकम क्या है. पूरा हमारा जो कंट्री है वो पूरे साल में कितनी इनकम अर्न कर रहा है वो है. अब इस नेशनल इनकम को निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं. देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंडिंग आउट दिस नेशनल इनकम. ओके, सो द फर्स्ट वन इज वैल्यू एडेड, then second is income method and the third is expenditure method. These 3 methods are there जिसपे पूरा हमारा चैप्टर कवर है. बट ये 3 तो हमारे मेन है. ओके, बट इनको जानने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इन्हें फाइंड कैसे करते हैं. इसके खुद के अलग अपने अपने फॉर्मूलाज हैं. बट हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि हम इसके फॉर्मूलाज याद नहीं करेंगे. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो 12 मार्क्स का चैप्टर आता है, तो भला हम कैसे हमारे मार्क्स आएंगे? तो वेट मैं बता रही हूँ.
मैंने कहा कि हम फॉर्मूलाज याद नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूलाज खुद बनाएंगे। यहाँ का ये चैप्टर ऐसा है कि यहाँ पे हमें फॉर्मूलाज याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर रखो, फॉर्मूलाज हम खुद बनाना सीख जाएंगे। एंड आई बेट यू जैसे ही हमारा सेशन फिनिश होगा, ये चैप्टर फिनिश होगा, आप उसके साथ साथ ही फॉर्मूलाज बनाना सीख जाओगे। ओके, सो आगे चलते हैं। ये 3 मेथड्स है, अभी नाम सिर्फ जान के रखो, बिकॉज ये 3 मेथड को करने के लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे 8 एग्रीगेट्स। कितने एग्रीगेट्स पढ़ने पड़ेंगे? 8 एग्रीगेट्स। तो उनके नाम मैं यहाँ पे सारे एक एक करके शो कर देती हूँ। सी, द फर्स्ट वन इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस वही चीज फैक्टर कॉस्ट पे है। वापस से जीएनपी मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। तो ये हमारे सारे के 8 पूरे क्या है? ये हमारे रिलेटेड एग्रीगेट्स है। अब ये रिलेटेड एग्रीगेट्स, इनके ही थ्रू हम नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। बट नेशनल इनकम निकालने के लिए पहले हमें ये सीखना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें दे दी होंगी। आपको बोला होगा कि भाई यू हैव टू फाइंड आउट द एनडीपी। तो जब मुझे पता ही नहीं है कि इसे फाइंड कैसे करते हो, तो भला कैसे कर पाएंगे, है ना? तो इसके लिए कुछ अलग अलग तरीके से इनके हमें फॉर्मूलाज बनाने सीखने हैं। क्या सीखने हैं? हम इनके फॉर्मूलाज बनाना सीखेंगे, फॉर्मूलाज याद नहीं करेंगे। बचपन से लेके अभी तक हमने क्या किया मैथमेटिक्स में? a प्लस बी, a माइनस बी, बस रट्टा मारते गए फॉर्मूलाज का। बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू ऑल दैट थिंग्स। अभी हम वो रट्टाबाजी नहीं करने वाले। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसके कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो फॉर्मूला बनाना इतना ईजी हो जाएगा कि सोचोगे कि ये हमें पहले क्यों नहीं पता था, है ना? तो अब एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट है मेरा जीडीपी। अब देखो, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी, एनडीपी, ये सब एक्सपेक्ट्स होते हैं हमारे नेशनल इनकम के, एग्रीगेट्स होते हैं। ओके, अब अगर क्वेश्चन में आपको, ये मैं सिखाती हूँ, भी बताती हूँ कि कैसे फाइंड करेंगे, बट एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि अगर आपको बोला है कि दैट यू हैव टू फाइंड नेशनल इनकम, सिर्फ ऐसा बोल दिया कि भाई नेशनल इनकम फाइंड करो, उसमें आपको ये भी नहीं बोला कि जीडीपी फाइंड करना है या एनडीपी फाइंड करना है या जीडीपी एट एमपी फाइंड करना है, सिर्फ बोल दिया नेशनल इनकम, कैसे पता चलेगा कि कौन से एग्रीगेट की बात की है इसने? ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर बार आपको बोले कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको फाइंड करना है। सिर्फ बोल दिया जाएगा कि यू हैव टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम। तो क्या करोगे? तो एक चीज ट्रिक याद रखो, नेशनल इनकम जब भी उन्होंने बोला है ना कि आपको नेशनल इनकम फाइंड करना है, तो नेशनल इनकम ऑलवेज जाता है एनएनपी एट एफसी पे, एनएनपी एट एफसी, ये रहा, ठीक है? अब कई बार आपको क्वेश्चन में ना ये दिया होगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस दे दिया होगा और बोला होगा कि यू हैव टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम। अब तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ इतना रहेगा कि मैम ने बोला था एनएनपी हमारा नेशनल इनकम होता है, बट अगर उसे फिर तुम आंसर में लिख के आओगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये एफसी भी चाहिए, हमें एमपी नहीं चाहिए, ठीक है? अब एफसी क्या होता है, एमपी क्या होता है, एनडीपी, और ये सब में फर्क क्या है? यहाँ तो एमपी लिखा है, यहाँ एफसी लिखा है, तो फर्क क्या है? बहुत सारा फर्क है। एक एक करके हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। इतना मैं थोड़ा साइड में हट जाती हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको नोट्स बनाने में इजी रहेगी। मैं ये सारी चीजें जरा क्लियर कर देती हूँ। फाइन, सो अब नाउ वी आर गोइंग टू रीड ऑल द थिंग्स इन डिटेल। सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा आ जाता है जीडीपी एट एमपी, मींस जीडीपी एट मार्केट प्राइस, उसी के साथ दूसरा था मेरा फैक्टर कॉस्ट। तो अब ये चीजें हैं क्या? देखो, मैंने ना अब इन चीजों को मुझे सीखना है। हम तीनों का एक कुछ वर्ड तो हमने बनाया नहीं है, तीनों लेटर्स को अलग अलग बोलते हैं ना, जी डी पी। तो अब तीनों को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी जो गहरी दोस्ती है ना, इनको हमेशा साथ में नाम लिया जाता है, दे ऑल आर बेस्ट फ्रेंड। पर हर इंसान को समझने के लिए उसे अलग अलग समझो, साथ में समझने बैठोगे तो समझ नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? तीनों को अलग अलग कर दो और देखो कि इनके मतलब क्या है। तो G स्टैंड फॉर ग्रॉस, D स्टैंड फॉर डोमेस्टिक,
P stands for product and MP is मार्केट प्राइस। यहां तक मुझे आ गया समझ में। पर अब क्वेश्चन में बोला है कि यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रॉस वैल्यू। मैं एक एक चीजें बता रही हूँ आप लोगों को, बट अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो डोंट फील हेजिटेट, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया। मैं वापस से उसे समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है, अलग तरीके से कोशिश करूंगी। अगर ये तरीका समझ नहीं आ रहा तो आई चूज द अनदर वन। ओके, चलो अब कंटिन्यू करते हैं। फैक्टर कॉस्ट लिख दिया है। अब इन चीजों को मैं डिटेल में बता देती हूँ। देखो, अब मेरे पास क्वेश्चन में दिया है कि मुझे जीडीपी फाइंड करना है या जीडीपी एट एफसी फाइंड करना है, तो इसके लिए पहले एक एक चीज देख लेते हैं कि अगर सिर्फ ग्रॉस वैल्यू बोला है तो उसे कैसे फाइंड करेंगे, सिर्फ डोमेस्टिक वैल्यू बोल दिए तो उसे कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, अब एक कहानी सुनो, एक कहानी सुनाती हूँ। जो ये ग्रॉस वैल्यू थी ना, ग्रॉस वैल्यू का एक फ्रेंड था, ठीक है, जो हमेशा ग्रॉस वैल्यू के साथ में रहता था। वो कौन था? जरा थोड़ा सा पास्ट में जाओ और 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है। इवन अकाउंटेंसी में भी आप पढ़ते हो और इवन इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ा। हाँ, इको में इतना ज्यादा डिटेलिंग में नहीं है 11th में इस बारे में, बट हमें ये शायद या पता होगा कि ग्रॉस का एक बेस्ट फ्रेंड होता है। वो मैं यहाँ बता देती हूँ तुम लोगों को लिख के। ये ग्रॉस वैल्यू मेरी लिखी हुई है। अब ग्रॉस में ना उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा उसके साथ ही रहता है। अगर उस बेस्ट फ्रेंड को हमने उससे अलग कर दिया ना तो हमें एक और वैल्यू मिल जाएगी जो होती है मेरी नेट वैल्यू। ग्रॉस में से उसके बेस्ट फ्रेंड को अगर मैं अलग कर देती हूँ तो मुझे नेट वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से पता चलता है कि मैं कैसे फाइंड करूंगी। तो पर भी फाइंड हुआ कहाँ है? इसके बेस्ट फ्रेंड जो है उसे अलग तो करें। तो इसके बेस्ट फ्रेंड का नाम है डेप्रिसिएशन। हमेशा डेप्रिसिएशन ग्रॉस के साथ में ही रहता है। अगर हमने ग्रॉस वैल्यू से डेप्री को अलग किया ना तो वो ग्रॉस नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा? उसे हम बोल देंगे नेट वैल्यू। उसे क्या बोल देंगे हम लोग? अब ग्रॉस में से मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो मुझे क्या मिला? नेट वैल्यू। तो यहां से मैं दो चीजें सीख रही हूँ। देखो, एक जगह जीडीपी दिया था, अब जीडी की जगह एक जगह पे एनडीपी भी था। हमारे जो 8 एग्रीगेट्स थे ना वहां पे एनडीपी भी था। तो अगर ग्रॉस से मुझे नेट वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या कर दूंगी? डेप्रिसिएशन को मुझे माइनस करना है, उसके बेस्ट फ्रेंड को उससे दूर कर देना है। अब हाँ, तुम लोग ये मत सोचना कि मैम लोगों की दोस्ती तोड़वा रही है। तो मैं दोस्ती नहीं तोड़वा रही, मुझे नेट वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए डेप्री को थोड़े समय दूर रखना होगा। बट हाँ, मुझे अगर ग्रॉस तक जाना है, मेरे पास नेट वैल्यू था ऑलरेडी, मेरे पास नेट है, मुझे उसे ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूंगी? जो डेप्री मैंने उसको दूर किया था उसे वापस उसके पास भेज दो, मिल गया ग्रॉस वैल्यू। इजी था ना? तो यही सारे फॉर्मूलाज है, ऐसे ही फॉर्मूलाज बनेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखो, बोर्ड के जो 12 मार्क्स यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं ना, वो बहुत इजी चैप्टर है ये। तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि नेशनल इनकम जो सबसे बड़ा एक टॉर्चर लगता है वो इतना इजी हो सकता है। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट वाला बता दिया सॉल्व करके कि ग्रॉस वैल्यू में से अगर डेप्रिसिएशन में माइनस करती हूँ तो आपको नेट वैल्यू मिल जाएगा। यू आर गेटिंग द नेट वैल्यू। अब नेट वैल्यू से मुझे अगर फिर से ग्रॉस चाहिए तो डेप्री प्लस कर दो, दैट्स इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है मेरा डोमेस्टिक वैल्यू। मैं इसे रब कर देती हूँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब नेक्स्ट है मेरा डोमेस्टिक वैल्यू। तो डोमेस्टिक वैल्यू क्या होता है वो समझो। अब देखो, ये जो है ना, ये हमारे इंडिया की पूरी बाउंड्री है। इंडिया की क्या है? ये पूरी बाउंड्री है। अब हमारा जो इंडिया है वो सिर्फ अंदर अंदर ही काम कर रहा है,
ठीक है, ये बाउंड्री लाइन में ही वो काम कर रहा है, उसने बाहर से कोई काम नहीं लिया। अगर वो बाहर के देशों से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम वो नहीं कर रहा, वो सिर्फ अंदर अंदर ही जो उसकी इनकम कर रहा है, जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर ही काम कर रहा है, तो वो कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक वैल्यू, वो होती है डोमेस्टिक वैल्यू। अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि कुछ इनकम बाहर से आई है, नेट, जैसे कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कुछ इनकम आई, हमारे यहां से भी कुछ इनकम गई, तो क्या करोगे, उसे प्लस तो करना पड़ेगा ना, तभी हमें नेशनल वैल्यू मिलेगी। अब मेरे पास डोमेस्टिक वैल्यू फाइंड करने के लिए और डोमेस्टिक से नेशनल तक जाने की जर्नी हम शुरू करेंगे। अब या तो मैं यहां नेशनल लिख दूं, ठीक है, या मैं डोमेस्टिक लिख दूं, दोनों चीजें चलेंगी। अगर नेशनल ऊपर लिखा है तो डोमेस्टिक मैं यहां लिख देती हूं। ओके, अब मुझे डोमेस्टिक फाइंड करना है ना, तो मेरे पास ऑलरेडी नेशनल वैल्यू है। नेशनल वैल्यू कैसे है कि जो हमारा कंट्री है, कंट्री ने क्या किया, ऑल ओवर अपने देश में तो काम किया ही किया, पर उसने बाहर के देशों के साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट रखा, ठीक है, बाहर के देशों से भी उसके पास पैसा आया, तो वो सारे पैसे किसमें, वो जब पैसा हम ऐड कर देते तो वो हो जाता है नेशनल इनकम, और उस पैसे को बोला जाता है NFIA। क्या होता है वो, NFIA, NFIA इन द सेंस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब वो पैसा अगर मैं नेशनल इनकम में से रिमूव कर दे रही हूँ, नेशनल इनकम का भी एक बेस्ट फ्रेंड था, ये दूसरी कहानी, कहानी में कहानी, नेशनल इनकम का भी एक बेस्ट फ्रेंड है जो है NFIA, हमेशा उसके साथ में ही रहता है, उसका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, अगर जो उसने उसका पीछा छोड़ा तो वो बन जाएगा डोमेस्टिक इनकम। अगर नेशनल इनकम से हमने NFIA को रिमूव कर दिया, दूर कर दिया, दोस्ती तोड़ दी, तो क्या करेंगे, वो नेशनल से बन जाएगा डोमेस्टिक इनकम। मतलब डोमेस्टिक मतलब प्योरली अपनी कंट्री की बाउंड्री के अंदर का पैसा, ओके, यहाँ बाहर का पैसा नहीं आ रहा है, वो डोमेस्टिक होता है। अगर डोमेस्टिक में ही आप बाहर का पैसा ऐड कर रहे हो, मतलब कि मैं अगर यहाँ पे NFIA प्लस कर दूं तो वही चीज बन जाएगी नेशनल इनकम। तो ये पूरा ना साइकिल है, साइकिल की तरह हमें इसे पढ़ना है, ठीक है, आया समझ में। अगर मुझे डोमेस्टिक वैल्यू फाइंड करनी है तो बाहर की इनकम को भी डोमेस्टिक में हाँ क्या करेंगे, NFIA हम प्लस कर देंगे तो हमें नेशनल मिल जाएगी, नेशनल से डोमेस्टिक तक जाना है तो माइनस NFIA करेंगे। अब तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम NFIA आप बार बार तो बोल रहे हो, पर ये NFIA है क्या चीज, तो मैं बता दूं, NFIA मींस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये क्या चीज है, देखो मैं यहां लिख रही हूं, ओके, NFIA का मैं यहां फुल फॉर्म लिख रही हूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब अब्रॉड से पैसा कुछ आया भी था और कुछ गया भी था, तो उनको जब हमने प्लस माइनस किया तो NFIA मिला। तो इट मींस कि NFIA का भी तो एक फॉर्मूला होगा ना, तो NFIA का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। तो अब ये फीफा और फीटा क्या है, वर्ल्ड कप चल रहा है यहाँ पे, नहीं वर्ल्ड कप थोड़ी चल रहा है मैम, ये फीफा क्या है, फीफा मैच हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये मैच की बात नहीं है, फीफा हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया ताकि हमें वो वर्ड कभी भूले नहीं। तो फीफा माइनस फीटा, उसका फुल फॉर्म मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ, ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट याद से लेते रहना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाता है हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, बाहर से जो इनकम आई है, ये जो फ्रॉम है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे, फ्रॉम अब्रॉड बाहर से पैसा आया। अब वैसे ही फीटा, तो फीटा क्या हो जाएगा, फीटा हो जाएगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। अब जैसे ऊपर में फ्रॉम ने रोल प्ले किया था ना, तो यहाँ पे
टू जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा है, तो फ्रॉम में से टू को माइनस करना है, हमें NFIA मिल जाएगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक का पूरा खेल समझ में आ गया। डोमेस्टिक में अगर हमने बाहर के देश की जो इनकम है, इट मींस कि अगर आप डोमेस्टिक में NFIA प्लस कर रहे हो देन यू विल गेट द नेशनल वैल्यू। नेशनल वैल्यू से NFIA को दूर कर दे रहे हो, अलग कर दे रहे हो, तो डोमेस्टिक पे फिर से हम पहुंच गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, तो ग्रॉस वैल्यू हमारा हो गया, ग्रॉस हो गया, डोमेस्टिक हमने समझ लिया, प्रोडक्ट हम नहीं फाइंड करते, प्रोडक्ट ऑलरेडी रहता ही है उसमें। अब आ जाता है दो चीजें हमारी बाकी रह गई, मार्केट प्राइस और आ जाता है फैक्टर कॉस्ट। अब ये दो चीजें रह गई है ना, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो ये क्या चीज है, तो समझो कोई भी चीज, अब फैक्टर कॉस्ट से शुरुआत करते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, सी फैक्टर कॉस्ट इन द सेंस कि कोई भी चीज का जब हमने प्रोडक्शन किया तो उस प्रोडक्शन में हमने प्रॉफिट तो ऐड ऑफ कोर्स हम करेंगे, क्योंकि मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं ऐसा तो नहीं करूंगी ना कि मैं समाज सेवा तो नहीं करी, प्रोडक्शन के साथ साथ मैंने उसमें प्रॉफिट भी ऐड कर लिया, मेरा कितना मार्जिन था वो सब ऐड हो गया। ठीक है, तो वो होता है फैक्टर कॉस्ट। बट क्या मैं मार्केट में कोई भी चीज को उतने में ही बेचूंगी? फॉर एग्जाम्पल ये पेन मुझे प्रॉफिट के साथ में 100 रुपीज की मुझे पड़ी, मैं कौन हूं, मैं हूं प्रोड्यूसर, ये पेन मुझे 100 रुपीज की पड़ी, तो मैं 100 में तो मार्केट में नहीं बेचूंगी, ये 100 में जाएगी तो ये हो गई 120 की। फॉर एग्जाम्पल ये 120 की हो गई, तो 20 रुपीज क्या थे, 20 रुपीज, इसके ऊपर GST लगा। ओके इस पे कुछ टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर के जो टैक्स फिक्स कर रखे हैं कि भाई वो तो उन्हें पे करने ही है, आप अपना प्रॉफिट निकाल लो, उसके बाद मतलब उसके ऊपर सरकार को भी हमें कुछ ना कुछ हिस्सा तो देना ही होता है, वो होता है GST। तो वैसे ही अब फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं NIT प्लस कर दूं, NIT क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके मैं फैक्टर कॉस्ट में NIT प्लस कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा, क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस। ओके मार्केट प्राइस मिल गया। अब वापस से साइकिल तो हमारी चलती ही रहेगी, मार्केट प्राइस में से माइनस NIT करो तो वापस मिल गया फैक्टर कॉस्ट। NIT का भी एक फॉर्मूला होता है अपना ही। NIT मीन्स क्या होता है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना वो सबको ऐड करना होता है। बट अभी आजकल अब के बच्चों के लिए एक चीज इजी क्या हो गई कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे ना गवर्नमेंट ने वो सबको हटा के एक में कन्वर्ट कर दिया, विच इज कॉल्ड एज GST। उसको क्या बोला जाता है, GST। यहाँ GST लिखो या लिख दो इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैं थोड़ा यहाँ हो जाती हूँ, या मैं लिख दूं यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब GST बोल दो या इनडायरेक्ट टैक्सेस बोल दो या शॉर्टकट में उसे IT बोल दो, तीनों चीजें सेम है। माइनस सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी तो गवर्नमेंट हमें देती है ना, तो सब्सिडी उसमें से रिमूव कर दो, सब्सिडी हम नहीं लेते हैं इसलिए सब्सिडी हमने रिमूव कर दी, हमें सिर्फ प्योरली इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए, उसमें से जो गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दी थी वो माइनस कर दो, वो बन जाएगा हमारा NIT। और इसी NIT को अगर आप MP में से माइनस करोगे फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, फैक्टर कॉस्ट में उसी NIT को अगर आप फिर से प्लस कर रहे हो तो आपको आ जाओगे आप वापस से मार्केट प्राइस पे। तो आई होप कि जो एग्रीगेट्स थे वो सारे आपको भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इसके आगे और कुछ देख लेते हैं कि छोटा छोटा कुछ और बाकी तो नहीं रहा। ग्रॉस हमने सीख लिया, नेशनल देखो ग्रॉस के साथ हमने नेशनल वैल्यू मतलब डोमेस्टिक के साथ में हमने नेशनल कवर कर लिया था ना, मार्केट प्राइस हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया। अब इसके बाद और क्या चीजें हैं, नेट वैल्यू भी हमने देख लिया था, ग्रॉस और नेट साथ में देखा था, नेशनल डोमेस्टिक हमने देख लिया था। अब इसी तरीके से ना ये सारे एग्रीगेट्स के मैंने यहाँ पे पार्ट वाइज करके रखे हैं ताकि हम अच्छे से उसे समझ सके। तो आई होप कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।